राधे राधे बच्चों। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो पॉइंट है 3.1 और 3.2 मतलब हम एनसीईआरटी के इन टॉपिक्स को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो करंट क्या है, सबसे पहले वो समझते हैं कि जब कोई चार्ज कैरियर एक डिफाइनाइट डायरेक्शन में मूव करेंगे तब चार्ज कैरियर के डिफाइनाइट डायरेक्शन में मोशन की वजह से करंट डेवलप होती है। हमने यहाँ पर कहा मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स इन डिफाइनाइट डायरेक्शन कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। तो इम्पॉर्टेंट है डिफाइनाइट डायरेक्शन, मतलब अगर एक चार्ज यूँ जा रहा है और अगर एक चार्ज इसके अपोजिट चला गया तो इस क्रॉस सेक्शन से निकलने वाला टोटल चार्ज तो हमारे लिए जीरो हो गया। तो चार्ज कैरियर का रैंडम मोशन ज़रूरी नहीं है, हमें चार्ज कैरियर का डिफाइनाइट डायरेक्शन में मोशन चाहिए, उसी से करंट डेवलप होगा। अब डेफिनेशन में था चार्ज कैरियर्स। तो चार्ज कैरियर्स क्या हैं? चार्ज कैरियर वो चार्ज पार्टिकल हैं जिनका एक डिफाइनाइट डायरेक्शन में मोशन होने से करंट डेवलप हो सकता है। ये कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम मेटल, सेमीकंडक्टर, लिक्विड और गैसेस में चार्ज कैरियर की बात करते हैं। अब बहुत ध्यान से समझना बेटा कि चीज़ें क्या हैं। मेटल में किन का फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मेटल में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है और सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के अलावा होल्स भी होते हैं। ये हम 12th में ही सेमीकंडक्टर चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुने। हम कहते हैं कि मेटल में किसका फ्लो हुआ? इलेक्ट्रॉन का। तो ये गलत है। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? मेटल में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होता बेटा, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। ठीक है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अवेलेबल फॉर मोशन इन मेटल्स। मेटल में भी केवल फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, वही एक एटम से दूसरे एटम में मूव करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब बात आई इलेक्ट्रोलाइट, लिक्विड्स की। अगर हम प्योर वाटर लें तो प्योर वाटर में करंट फ्लो नहीं होता, लेकिन उस प्योर वाटर में थोड़ी सी इम्प्योरिटी, फॉर एग्जांपल आप H2SO4 या HCl डाल दीजिए या कोई भी इम्प्योरिटी, नमक डाल दीजिए, तो उसमें करंट का फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट में कौन है जिनकी वजह से करंट फ्लो हुआ? तो इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास आयंस होते हैं। ठीक है, गैसेस, इन जनरल गैसेस कंडक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम प्रेशर वगैरह को इस तरह से एडजस्ट करें कि हाई पोटेंशियल डिफरेंस और लो प्रेशर रखें, तो उनमें आयंस होते हैं जो गैसेस को कंडक्ट बना देते हैं। अब तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर करंट फ्लो हो रही है तो उसके पीछे क्या चीज़ है? चार्ज पार्टिकल्स। तो करंट कितने तरह की है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक डेफिनेशन समझते हैं कि हमारे पास में कंडक्टिंग वायर है, उसके किसी पॉइंट से डेल्टा टी टाइम में अगर डेल्टा क्यू चार्ज पास हो, या यही सिचुएशन हम ऐसा भी ले सकते हैं कि एक क्रॉस सेक्शन है और उस क्रॉस सेक्शन से डेल्टा टी टाइम में अगर डेल्टा क्यू चार्ज पास होता है, तो देखिए दोनों सिचुएशन क्या है? कंडक्टिंग वायर के किसी पॉइंट से डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज, या किसी क्रॉस सेक्शन से डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज पास होता है, तो समझना डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज, तो यूनिट टाइम में डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी चार्ज। ठीक है ना? तो ये जो अपने पास में आया ये एवरेज करंट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने क्या चीज़ अप्लाई करी? वही हमारा यूनिटरी मेथड। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड बहुत जगह अप्लाई होता है, ध्यान रखिएगा। तो
वापस हम एवरेज करंट देख लें कि किसी पॉइंट से डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज पास होता है तो उसे हम एवरेज करंट की फॉर्म में बताते हैं। तो हमारे पास में एवरेज करंट क्या आ गया, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। अब मैंने आपको कई बार कहा बेसिक मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हमें ये मालूम पड़ता है कि किसी भी चीज़ का एवरेज, ठीक है, उस ग्राफ के कॉर्ड की स्लोप से देते हैं। ठीक है, तो ये डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, इसको हम एनी अपॉन डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा, स्लोप ऑफ कॉर्ड ऑफ क्यू टी कर्व। चार्ज का यूनिट कूलाम, टाइम का यूनिट सेकेंड, तो कूलाम पर सेकेंड को हमने एक नया नाम दे दिया एम्पियर। ठीक है, जिसको डायमेंशनली बताना है तो हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। करंट को हम एक फंडामेंटल क्वांटिटी लेते हैं। अब बात आई भाई एवरेज डिफाइन कर दिया तो इंस्टेंटेनियस डिफाइन करना है। तो इंस्टेंटेनियस डिफाइन करने के लिए हम डेल्टा टी को बहुत छोटा लेते हैं। एक बार आपको वापस बता दूं कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस के रिवीजन के लिए आप बेसिक मैथ्स वाला पार्ट जो कि डिफरेंशिएशन वाला है उसको वापस रिवाइज करें, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो हमारे पास जब एवरेज करंट है तो उससे हम इंस्टेंटेनियस करंट कैसे निकालेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। मतलब निकालनी हमें अभी भी एवरेज वैल्यू है लेकिन इस कंडीशन के साथ। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज करंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट, जिसे हम डी क्यू बाय डी टी से रिप्रेजेंट करेंगे और इट इज गिवन बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ क्यू टी कर्व। ओके, अब देखो समझना बात को, हमारे पास करंट का फॉर्मूला आया I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो फिजिक्स में किसी भी पार्ट में आप देख लीजिए बेसिक मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर भी ऐसा पार्ट आता है I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी हुआ या F इक्वल टू डी पी बाई डी टी हुआ या A इक्वल टू डी वी बाई डी टी हुआ या V इक्वल टू डी आर बाई डी टी हुआ, है ना, सभी में दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहला तो हम स्लोप का देखेंगे। तो यहाँ पर क्यू टी कर्व का स्लोप करंट देता है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ क्यू टी कर्व गिव्स करंट। अब ये हमारे पास क्यू टी कर्व आया तो यहाँ पर एक कॉर्ड का स्लोप भी हो सकता है बेटा जो कि एवरेज क्वांटिटी बताएगा, और एक टेंजेंट का स्लोप भी हो सकता है जो इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी बताता है। तो ये कॉर्ड आई, तो कॉर्ड का स्लोप क्या हुआ, टेन थीटा, जो कि एवरेज करंट को रिप्रेजेंट करेगा। और ये आई अपने आप में एक टेंजेंट जिसका स्लोप इंस्टेंटेनियस करंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसी पर बनने वाला दूसरा सवाल, हम डी क्यू को आई डी टी भी लिख सकते हैं और उसका मतलब क्या हुआ कि एरिया अंडर आई टी कर्व एन टाइम एक्सिस गिव्स चार्ज। तो हमारे पास मान लीजिए ये आई टी कर्व है, यहाँ पे हमने एक छोटा सा स्ट्रिप ले लिया, तो इस स्ट्रिप की लेंथ करंट यूनिट वाला होगा और ये विड्थ टाइम यूनिट का होगा। तो ये जो स्ट्रिप आई इसका एरिया आई डी टी है जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए आई टी कर्व और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया अमाउंट ऑफ चार्ज देता है। तो हम प्रॉपर लिमिट में इंटीग्रेट करेंगे तो इससे हमारे पास में चार्ज आएगा। अब ये कांस्टेंट करंट रहा, तो करंट अगर कांस्टेंट है तो इसका ग्राफ, यहाँ पे हमें बेसिक मैथ्स की वापस ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो जब करंट कांस्टेंट है तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। अब हमें जब करंट ग्राफ है तो हो सकता है इससे हमें क्यू टी कर्व पूछा जाए। तो अब देखिए इस ग्राफ से क्यू टी कर्व बनाना आना चाहिए, वापस हमें डिफरेंशिएशन स्लोप उन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो करंट कांस्टेंट है, इट मीन्स डी क्यू बाई डी टी। तो आपके पास में डी क्यू इक्वल टू आई डी टी। तो करंट किसका स्लोप है, क्यू टी कर्व का, है ना। तो क्यू टी कर्व का स्लोप कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ये हमारे पास क्यू टी कर्व इस तरह से आएगा, तो इसका स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब ये इस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम बात करें सर्किट में करंट की डायरेक्शन।
तो ये जो हमें सर्किट दिख रहा है इसमें हमने एक रजिस्टर, यहाँ पे कंडक्टिंग वायर्स हैं और ये सेल। कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस हम 0 लेते हैं। सेल में 2 टर्मिनल्स हैं बेटा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव टर्मिनल को हम हाई पोटेंशियल पे कहते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को लो पोटेंशियल पे। ठीक है, तो जैसे ही हमने किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, सर्किट में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर फ्लो करना शुरू करते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से जो करंट हमें मिलता है हम उसको इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। ठीक है, तो वास्तव में जब आपने सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं जिनके फ्लो से हमें इलेक्ट्रॉनिक करंट मिलता है। अब देखिए, समझिए बात को। जब करंट की स्टडी करी गई थी तो करंट की स्टडी के पहले हीट पढ़ा गया था और फ्लूइड्स के बारे में पढ़ा था। तो हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, फ्लूइड हमेशा हाई लेवल से लो लेवल की तरफ जाता है। ठीक है, ये हमने करंट के काफ़ी पहले पढ़ लिया था। अब बारी आई करंट की, तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भैया फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं जो कि लो से हाई जा रहे हैं। तो अब तक जो हीट और फ्लूइड की वजह से कन्वेंशन हुआ था कि फ्लो हाई टू लो जाता है, वो कन्वेंशन यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा। लेकिन उस कन्वेंशन को बनाए रखने के लिए हमने अब माना कि करंट वास्तव में जो कि फ्लो नहीं हो रही, फ्लो तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, लेकिन हमने माना कि करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो हो रही है। मतलब हमने करंट को पॉजिटिव चार्ज का फ्लो माना और इसको कन्वेंशनल करंट कहा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो अब समझिए, वास्तव में पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं जो हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाते हैं। लेकिन कन्वेंशन को बनाए रखने के लिए हमने कन्वेंशनल करंट माना जो कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है और जो हाई टू लो पोटेंशियल जाता है। ठीक है, तो जब भी हम करंट की बात करेंगे हमारा मतलब कन्वेंशनल करंट से होगा। ओके, तो कन्वेंशनल करंट जो है पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के पैरेलल होती है बेटा और नेगेटिव चार्ज के फ्लो के एंटी पैरेलल। ये ध्यान रखेंगे, इस पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। अब करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिस तरह से चेंज होता है उससे भी हम करंट को अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। अगर मान लीजिए सर्किट में करंट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी सेम है तो इस तरह की करंट को हम डायरेक्ट करंट कहते हैं, स्टेडी करंट कहा जाता है। ठीक है, अब अगर मैग्नीट्यूड वेरिएबल है बट डायरेक्शन सेम है, मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो इसको हम डीसी करंट कहते हैं, वेरिएबल हो गया। लेकिन सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पीरियोडिकली चेंज हो तो ऐसा ऑल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। और ये हमारे 12th क्लास में एक चैप्टर आएगा, उसमें हम और डिटेल में समझेंगे। स्केलर करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है। कैसे समझते हैं कि मान लीजिए एक वायर में I1 और एक वायर में I2 करंट है और ये 90 डिग्री पर है। तो अगर करंट वेक्टर क्वांटिटी होता तो हमारे पास रिजल्टेंट कुछ इस तरह का आना चाहिए था, लेकिन वास्तव में हमें रिजल्टेंट I1 प्लस I2 मिलता है, ना कि ये। तो यहाँ से हमें क्या मालूम पड़ा कि करंट वेक्टर अलजेब्रा को ओबे नहीं करती है, इसलिए करंट स्केलर क्वांटिटी है। अब हम आए 1 एम्पियर बात करने के लिए। ठीक है ना, 1 एम्पियर को हमें डिफाइन करना है। तो 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम पर 1 सेकेंड। तो अगर किसी सर्किट से 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज पास होता है तो फ्लो होने वाला करंट 1
एम्पियर कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेल्टा क्यू डेफिनेशन देना फिजिक्स में सबसे आसान है बेटा। तो अगर चार्ज को 1 कूलाम ले लीजिए, टाइम को 1 सेकेंड, है ना। तो अगर हमने चार्ज को 1 कूलाम लिया, 1 कूलाम चार्ज का मतलब 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं बेटा कि इफ फ्रॉम अ पॉइंट और थ्रू अ क्रॉस सेक्शन, हमने देखा था किसी पॉइंट से या क्रॉस सेक्शन से हमने बात करी थी, ठीक है। तो इफ फ्रॉम अ पॉइंट और थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन अ कंडक्टिंग वायर 1 कूलाम ऑफ चार्ज मीन्स इतने इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 कूलाम ऑफ चार्ज passes in 1 second, then current flowing is said to be 1 एम्पियर। एक बार वापस समझते हैं कि अगर किसी सर्किट के किसी पॉइंट से 1 सेकेंड में 1 कूलाम चार्ज या 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं तो उसे हम 1 एम्पियर करंट कहते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पर थोड़े से न्यूमेरिकल से प्रैक्टिस की जाए तो देखिए सवाल है, फाइंड इक्विवेलेंट करंट इन अ लाइटनिंग इफ 20 कूलाम चार्ज पासेस थ्रू अ पॉइंट इन 1 मिली सेकेंड। तो 1 मिली सेकेंड में 20 कूलाम चार्ज पास हो रहा है, तो करंट हमारे पास क्या होगा, I इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। तो आपके पास में यहाँ पर 20 कूलाम अपॉन 10 की पावर -3, तो ये हो गया ऑलमोस्ट 20,000 एम्पियर। यहाँ पर हमने लाइटनिंग का एग्जाम्पल इसलिए लिया है क्योंकि एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन पार्ट में लाइटनिंग के बारे में समझाया है, ठीक है। तो अब देखिए लाइटनिंग में इतना बड़ा अमाउंट ऑफ करंट रहता है। एक दूसरा सवाल और देखते हैं बेटा कि इन अ सर्किट इफ 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर दैट इज 10 की पावर -3 एम्पियर। तो सर्किट में 1 मिली एम्पियर 5 सेकंड के लिए फ्लो हो रहा है, तो अमाउंट ऑफ चार्ज भी निकालना है प्लस कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं वो भी निकालना है। तो कितना करंट है, 10 की पावर -3 एम्पियर। तो भाई हम जानते हैं कि I इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। तो यहाँ पर डेल्टा क्यू इक्वल टू I डेल्टा टी से हम चार्ज निकाल सकते हैं। तो आप इसको कीजिएगा क्योंकि ये 1.1 का ही प्रैक्टिस पार्ट है। चलिए अब आगे समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज और टाइम का फंक्शन है। आप सवाल पढ़ लीजिए एक बार कि इफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ करंट सर्किट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये चार्ज टाइम का लीनियर फंक्शन दिया हुआ है। हमें करंट पूछा है एट 2 सेकेंड एंड एट 5 सेकेंड, और एवरेज करंट भी पूछा है 2 से 5 सेकेंड में। तो अब यहाँ पे समझिए, चार्ज टाइम का लीनियर फंक्शन है, करंट निकालना है तो I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। अगेन बेसिक मैथ्स की आप प्रैक्टिस करें तो 3 कांस्टेंट है, टी का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो यहाँ पे करंट आया 3 एम्पियर। तो यहाँ पे टाइम का कोई फंक्शन नहीं है, इसका मतलब करंट कांस्टेंट है। एवरेज करंट निकालना है तो एवरेज करंट का मतलब डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। तो 5 सेकेंड और 2 सेकेंड में जितना चार्ज पास हुआ अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास 3 एम्पियर आया। तो अब यहाँ पर इंस्टेंटेनियस करंट और एवरेज करंट बराबर है, इस सवाल में हमेशा बराबर हो जरूरी नहीं है। तो इंस्टेंटेनियस करंट और एवरेज करंट बराबर कब होगा, जब चार्ज टाइम का लीनियर फंक्शन होगा। एक सवाल आगे देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि एक क्रॉस सेक्शन है, उस क्रॉस सेक्शन से एम अल्फा पार्टिकल जो कि पॉजिटिव होते हैं, डेल्टा टी टाइम में एक्स से वाई तरफ जा रहे हैं, और एन बीटा पार्टिकल जो कि नेगेटिव हैं वो वाई से एक्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है, एवरेज करंट पूछा है।
तो यहाँ पे ध्यान देने का क्या है बेटा, अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं। तो यहाँ पर एवरेज करंट, अब देखो यहाँ पर हम कहाँ गलती करेंगे वो भी समझाऊंगा आपको। कन्वेंशनल करंट का फंडा ध्यान रखना है, लेकिन जल्दबाजी में हम एवरेज करंट क्या लेंगे, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल चार्ज देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। भाई अल्फा पे चार्ज कितना है, +2e, और कितने अल्फा हैं, m। तो ये अपने क्या रहा, 2me प्लस दिस, लगा देंगे फॉर्मूला। तो यहाँ से जो फॉर्मूला आएगा वो हमारा ये आएगा। अब ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, पहला ऑप्शन भी आपका मैच होगा, बट ध्यान रखेंगे ये गलत है, ठीक है। तो फिजिक्स में कॉन्सेप्ट तो इम्पॉर्टेंट है, बट कॉन्सेप्ट से ज़्यादा मिस कॉन्सेप्ट ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो हमने कहाँ गलती करी है वो समझना, हमने कन्वेंशनल करंट का पार्ट नहीं देखा। तो यहाँ पर क्या है, कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव चार्ज की मोशन के पैरेलल होती है और नेगेटिव चार्ज की मोशन के एंटी पैरेलल होती है, ठीक है। तो अब समझना, पॉजिटिव चार्ज जो है हमारे पास x से y की तरफ जा रहा है और नेगेटिव चार्ज y से x की तरफ आ रहा है। तो दोनों ही केस में कन्वेंशनल करंट ऐड हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण भी x टू y है और नेगेटिव चार्ज के कारण भी x टू y है। तो हमारे पास यहाँ पर दोनों करंट ऐड हो जाएंगे। ये वाला आंसर कब सही होता, जब अल्फा और बीटा दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे बेटा। अब आगे समझते हैं। एक अगला सवाल है कि एक चार्ज पार्टिकल है जिस पे चार्ज q है, वो r रेडियस के सर्कुलर पाथ में v स्पीड से घूम रहा है, हमें एवरेज करंट निकालना है। तो I इक्वल टू क्या होता है, q/t, ठीक है। तो q तो गिवन है, टाइम निकालना है। तो भैया टाइम कैसे निकाला जाए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, एक सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस हो गया 2πr और स्पीड है v। अब ये डिवीजन का साइन जब मल्टीप्लिकेशन में जाएगा ये फ्रैक्शन उल्टा हो गया। तो हमारे पास आ गया qv अपॉन 2πr। सर्कुलर मोशन वाले कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा हुआ है v इक्वल टू r ओमेगा होता है। तो इस v की जगह r ओमेगा लगाएंगे, r से r की कट्टी बट्टी, तो हमारे पास क्या बचा, q ओमेगा अपॉन 2π। सर्कुलर मोशन में हमने ओमेगा को 2πf भी पढ़ा है, वो लगा दीजिए। तो आपके पास में ये qf और q/t आ गया। तो कुल मिला के ये कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। तो हमारे पास में अगर कोई चार्ज पार्टिकल r रेडियस के सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो करंट ऐसे दिया जाएगा। इसी पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, अच्छे से हम समझें। अब देखिए ये जो 1.5 है ना, आपको QT कर्व दिया हुआ है इतने सारे, आपको करंट देखना है। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है भैया, जो करंट है QT ग्राफ का स्लोप है। तो अब इस सवाल को समझने के लिए बेसिक मैथ्स का जो स्लोप वाला पार्ट है डिफरेंशिएशन में वो अच्छे से आना चाहिए। यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप है, इस पार्ट का स्लोप, इस पार्ट का स्लोप अलग अलग है। यहाँ नेगेटिव स्लोप है, ये स्लोप पॉजिटिव इंक्रीजिंग है। तो इस सवाल को डिटेल में समझने के लिए आप डिफरेंशिएशन वाले बेसिक मैथ्स वाले पार्ट की हेल्प लेंगे। अब देखिए अगला सवाल हम लेते हैं कि हमने चार्ज का जो फंक्शन लिया अब क्वाड्रेटिक लिया। इसके पहले जो हमने चार्ज का फंक्शन लिया था बेटा वो लीनियर था, और जब चार्ज का फंक्शन लीनियर था तब इंस्टेंटेनियस और एवरेज करंट सेम आया था। अब हम चार्ज का फंक्शन क्वाड्रेटिक ले रहे हैं और अब भी हम एवरेज और इंस्टेंटेनियस निकालना चाहते हैं। तो अभी हमने सबसे पहले तो इसको डिफरेंशिएट किया। तो
3 कांस्टेंट है वो एज इट इज आ जाएगा, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t, तो ये हो गया हमारे पास 6t और अगले टर्म का -5। तो देखिए ये आया। अब इससे आप इंस्टेंटेनियस निकालना चाहते हैं तो वैल्यू डाल दीजिए डायरेक्ट। एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने के लिए हमने ये इंटीग्रेशन में समझा था, ठीक है। वैसे तो एवरेज निकालना जैसे करंट का है तो आप टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम कर सकते हो, बट एवरेज का ये कॉन्सेप्ट करंट में तो काम करेगा, हर जगह काम नहीं करता। तो ये वाला जो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है ये सदाबहार है भाई। जहाँ पर और कुछ काम नहीं करेगा वहाँ पर हमारा कैलकुलस काम करता है। तो इंटीग्रेशन से एवरेज निकालने का क्या है, एवरेज करंट आई डी टी का इंटीग्रल लिमिट्स में डिवाइडेड बाय डी टी का इंटीग्रल। तो अब समझिए आई की जगह तो 60 - 5 लगा दीजिए, डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 4 - 2 आया। अब ये जो 4 - 2 आया ये हुआ 2, तो 1/2 बाहर ले लीजिए 6, टी डी टी का इंटीग्रेशन 2 से 5 -5 डी टी का इंटीग्रेशन 2 से 5 करेंगे। समझ में आया? तो यहाँ पर ये वाला पार्ट तो खत्म। अब देखिए जो टी डी टी का इंटीग्रेशन था वो t²/2, तो ये वाला पार्ट खत्म। इसको कैलकुलेट आप आराम से कर सकते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाला, यहाँ पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास में आंसर आया 13 एम्पियर। तो एवरेज करंट क्या आया 13 एम्पियर। लेकिन अब आप इंस्टेंटेनियस करंट इसमें लगाते हैं तो यहाँ पर तो 13 आ गया, लेकिन आपको t = 4 पे लगाओ, वहाँ पे आपके 19 एम्पियर आ गया, है ना। तो अपन ने क्या बोला था कि इंस्टेंटेनियस करंट और एवरेज करंट बराबर आए जरूरी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बेसिक मैथ्स का एक दूसरा फंडा और आ गया। अभी आपको QT फंक्शन जो दिया हुआ है ना, वो नॉन लीनियर है। तो अब अपने को ये देखना है कि इसमें करंट मैक्सिमा है या मिनिमा है, और है तो कितनी है। तो यहाँ से हमने पहले करंट निकाला, 2 कांस्टेंट है बेटा, t³ का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया 3t², तो ये हो गया 6t²। इसी तरह से यहाँ पे 12 कांस्टेंट है, t² का डिफ्रेंशिएशन 2t, तो -24t। यहाँ पर 6 कांस्टेंट है, t का t के लिए 1, तो ये हो गया 6। तो अब हमारे पास में IT फंक्शन आ गया। अब ये करंट मैक्सिमा हो या मिनिमा, उसके लिए हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे और उसको 0 करते हैं। तो हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया 12t - 24, इसको 0 किया तो t की वैल्यू 2 सेकेंड पर हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है तो या तो फंक्शन मैक्सिमा होता है या मिनिमा। अगेन आप मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट के लिए बेसिक मैथ्स का डिफरेंशिएशन वाला पार्ट जरूर देखें। तो अब हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव किया, जो क्या आया 12 मतलब पॉजिटिव आया, और जब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो करंट मिनिमम होती है, और यहाँ पे हमारी मिनिमम करंट -18 एम्पियर आएगी। चलिए एक दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो क्या है सवाल कि एक मटेरियल हमारे पास में है जिसमें नंबर चार्ज डेंसिटी स्मॉल n है। जो सवाल अब बता रहा हूँ बेटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअली ध्यान से समझना। एक मटेरियल है जिसका नंबर चार्ज डेंसिटी स्मॉल n है। नंबर चार्ज डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, कि उस मटेरियल के यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्ज कैरियर हैं उनकी बात कर रहे हैं, वो n है। और चार्ज q है, स्पीड जो है वो v है, और कोई क्रॉस सेक्शन हमने a ले लिया।
तो अब सवाल है, छोटे छोटे सवाल करेंगे इसमें कि चार्ज पार्टिकल Q है, स्पीड V है, ए एरिया लिया, नंबर चार्ज डेंसिटी n है। तो सवाल क्या है, इस ए एरिया से dt टाइम में कितना फ्लक्स आगे बढ़ा। तो भैया डिस्टेंस आएगी v dt। तो ये क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, मतलब एक तरह का सिलेंडर दिख रहा है हमको, है ना। ये इतना वॉल्यूम आगे चला गया तो कितना वॉल्यूम होता है भैया, जिसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होना तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इनटू हाइट। हर जगह पर कंडीशन क्या है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम क्या आ गया, A इंटू डी एक्स, और डी एक्स क्या था बेटा, A वी डी टी। डी एक्स हमारे पास में वी डी टी, तो वॉल्यूम क्या आ गया, A डी एक्स, और ये हो गया A वी डी टी। अब अगला सवाल क्या है कि नंबर चार्ज कैरियर निकालने हैं जो कि इस क्रॉस सेक्शन को dt टाइम में क्रॉस कर रहे हैं। तो भैया dt टाइम में इतना वॉल्यूम क्रॉस हुआ, और यूनिट वॉल्यूम में कितने पार्टिकल थे भैया, 1 मीटर क्यूब में n पार्टिकल्स हैं, तो AVDT वॉल्यूम में कितने पार्टिकल हो जाएंगे बेटा, इतने। यूनिटरी मेथड, ठीक है ना। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारे यूनिटरी मेथड से जा रहा है, समझो आगे। अब वो कह रहा है कि उस क्रॉस सेक्शन से dt टाइम में कितना चार्ज गया। तो भैया इतने पार्टिकल जा रहे हैं, एक पार्टिकल पे चार्ज है Q, तो इतने पार्टिकल पे चार्ज n टाइम्स ऑफ Q, ठीक है। अब देखिए dq इक्वल टू n q a v dt आ गया। अब हमें करंट निकालना है, तो करंट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है बेटा dq बाई dt, तो ये हो गया n a v dq, ठीक है। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। अब एक छोटा सा सवाल है, ठीक है। हमारे पास मान लीजिए QT कर्व है, दो अलग अलग मटेरियल के लिए, हमें इनके लिए करंट का रेशियो निकालना है। तो भैया ध्यान है QT कर्व का स्लोप क्या होता है, करंट बताता है। तो B ग्राफ के लिए स्लोप 37 डिग्री आएगा, बट A के लिए 37 नहीं बेटा, दैट इज 53। तो हमें यहाँ पर कभी जल्दबाजी नहीं करनी, साइड में छोटा सा ट्राइंगल बना लो, ये वाला मैजिक ट्राइंगल अपना, बराबर है। तो यहाँ पे क्या होगा, IA अपॉन IB, दैट इज 1053 अपॉन 1037। अरे भैया 10 से 10 नहीं काट देना, हाँ गड़बड़ हो जाएगी। तो 1053 की वैल्यू निकालो, 1037 की वैल्यू निकालें, तो ये हमारे पास आया 16/9, ठीक है। तो देखिए अभी तो हम इंट्रोडक्शन पर थे, हमने बेसिक क्वेश्चंस किए, इनमें भी आपको समझ में आ गया कि हमारा बेसिक मैथ्स वाला पार्ट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बचे हुए न्यूमेरिकल जो हैं अपन लोग क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। राधे राधे।